सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हमने हमारे व्याकरण के जो पहले अध्याय है उसमें हमने कैसे हम शुद्ध हिंदी बोलेंगे वह सीखा था। आज हम शुद्ध हिंदी हम कैसे लिख सकते हैं ये हम अध्ययन करेंगे। लिखते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी मातृभाषा उड़िया है, हम उड़िया में लिखते हैं, उड़िया में बात करते हैं, तो जब हिंदी की बात आती है तो उतना अभ्यास नहीं होता है, हम हिंदी को उतना इस्तेमाल हमारे आम जीवन में नहीं करते हैं। इसलिए बोलते समय और लिखते समय हमारे हिंदी में बहुत सारे अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे लिखते समय कुछ बातों पर अगर हम ध्यान दे देते हैं तो हमारी लिखावट, हमारी लेखन शुद्ध हो सकती है। तो देखिए, पहले हम हिंदी की जो ध्वनियाँ होते हैं तो उन्हें हम जब लिखते हैं, जिसको वर्ण कहते हैं, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं। जो बाएं से दाहिने, जब हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाहिने लिखते हैं। कुछ ऐसे लिपियां भी हैं जिनको उल्टी दिशा से लिखा जाता है, आप जानते होंगे, कुछ उल्टे दिशा से लिखा जाता है। लेकिन हिंदी को हम कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाहिने और ऊपर से नीचे लिखते हैं। और आप जानते हैं हिंदी में हम लोग क्या करते हैं कि खड़ी रेखा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये इसका खड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा हो गया। और ऊपर जो दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सिरो रेखा। सिर मतलब आप जानते हैं मस्तक, तो ऊपर जो दिया जाता है सिरो रेखा, और जो हम लोग ऐसे देते हैं उसको खड़ी रेखा। खड़ी मतलब खड़ा होना, स्टैंडिंग, तो आपको आसानी से ये याद रहेगा। तो जब हम खड़ी रेखा देते हैं वो हमेशा सीधी होनी चाहिए और ऊपर से नीचे आनी चाहिए। और हम लोग जब हिंदी में जब हम खड़ी रेखा का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी और मात्राएं, आपकी जो खड़ी रेखा होती है वो बड़ी होती है और मात्राएं जो होते हैं वो छोटी होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, हमें यहाँ पर एक मात्रा दिया है, वो खड़ी रेखा से छोटी होनी चाहिए। जब हम सिरो रेखा देते हैं, जो कि बाएं से दाहिने दिया जाता है, एक शब्द में जो सभी वर्ण होते हैं वो उसको जोड़ता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है ये ल, ख और न को, ये शब्द जो हो गया लेखन, वो इसमें सारे वर्ण को ये सिरो रेखा आपका जोड़ रहा है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों में आपके अ होता है, आ, थ, ध, भ, और आपका हो गया स्र, श और विसर्ग का प्रयोग होता है, तब सिरो रेखा खंडित हो जाती है। अर्थात अगर मैं लिखूं अंधकार, तो इस शब्द में हमने अ का इस्तेमाल किया और हमने क्या कहा था? ध भी कहा था। तो जब हम तो देखिए, ये अ उसके सारे ना लेकर हम लोग ऐसे करेंगे। ये देखिए खंडित हो गया। तो ये क और र को हम लोग ने एक ही सिरो रेखा दिया। लेकिन हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके द्वारा जब उनको हम किसी शब्द में प्रयोग करते हैं तो सिरो रेखा हमारा खंडित हो जाता है। और वे सारे वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, थ, ध, आपका भ, आपका स्र, श और विसर्ग का प्रयोग। जो शब्दों के जो दूरी होती है, दो शब्दों के बीच में जो दूरी होती है वो आपको खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जब हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जब हम कारक चिन्ह परसर्ग को लिखते हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? सर्वनाम के साथ हम कारक को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम के साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ सटाकर लिखना चाहिए, लगाकर लिखना चाहिए। जैसे ये आपका हो गया एक सर्वनाम हो गया और ये आपका एक कारक चिन्ह हो गया, परसर्ग हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सटाकर लिखेंगे और एक ही सिरो रेखा देंगे। और आप देखिए, एक हो गया उसको, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सटाकर लिखेंगे, एक साथ एक ही सिरो रेखा के नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर यह अन्य शब्द के साथ लगता है, जैसे मैं राम तो आपका सर्वनाम नहीं है, इसके साथ जब हम ने का प्रयोग करेंगे तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, ना कि उसे सटाकर या लगाकर लिखेंगे।
हिंदी में हम जब हलंत चिन्ह का लेखन करते हैं, हिंदी की ये प्रवृत्ति होती है कि शब्दांत में अ का लोप करना, अर्थात जब हम हिंदी का उच्चारण करते हैं तो शब्दांत में अ आता है, लेकिन हम उसको हलंत की तरह उच्चारण करते हैं, तो अ का बिल्कुल लोप करते हैं। लेकिन जब हिंदी शब्द में हम जो हलंत का वो चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको हम लेखन पढ़ते हैं, ना कि लेखन। ऐसे ओडिया में हम इसको कैसे क्या पढ़ेंगे, लेखन, लेकिन हिंदी में इसको हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या कहा, अ का बिल्कुल लोप किया जाता है, तो हम इसको पढ़ेंगे लेखन। लेकिन आप देखिए हलंत चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ है, तो आप वो उच्चारण करते वक्त हलंत चिन्ह का उच्चारण करेंगे, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं जो मूलतः हलंत चिन्ह को लगाकर लिखा जाता है, तो जब उन शब्द को हम व्यवहार करते हैं तो उनमें हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है, मतलब इसको इस्तेमाल करना ही है। जैसे कि ये एक शब्द हो गया सत या फिर सन, तो यहाँ पर आपका ये एक संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर हलंत का उच्चारण हो रहा है और हम हलंत का प्रयोग करेंगे। एक शब्द आपका हो गया बच्चों जगत, तो इसमें आपका हलंत चिन्ह आएगा, तो आप देखिएगा कौन से शब्द संस्कृत है तो उसमें आप हलंत चिन्ह का व्यवहार करना। जैसे आपका भविष्यत, उसमें आपका हलंत चिन्ह रहेगा। इसके अलावा हम लोग बच्चों देखे होंगे आप कभी कभी आपके जो किताब में जो कुछ शब्द होते हैं, तो ये जो आपका ड और ढ हो गया, ये ड और ये ढ, तो कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि ड और ढ ऐसे लिखा गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कब सोचते होंगे अरे यहाँ पर दिया गया है, कुछ शब्दों में नहीं है, ये जो नीचे वाला जो बिंदी है वो नहीं दिया जाता है, अर्थात क्या ये गलत है या फिर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। नहीं बच्चों, हम लोग आज देखेंगे कहाँ पर ड ढ को खाली लिखा जाता है और कहाँ पर ये नीचे बिंदी का प्रयोग होता है। अगर शब्द के आरंभ में ये ड और ढ होता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि एक शब्द हो गया आपका डाली, देखिए ये शब्द के आरंभ में है इसलिए इसके नीचे हम लोग नहीं देंगे। डमरू, तो देखिए इसमें हम लोग नहीं देंगे क्योंकि ये शब्द के आरंभ है। ढोल, ये शब्द के आरंभ में ढ है, इसके नीचे हम लोग नहीं देंगे। फिर आपका हो गया संयुक्ताक्षर में। संयुक्ताक्षर में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि संयुक्ताक्षर में जो पहले उच्चारित है उसमें हलंत का इस्तेमाल होता है। लड्डू, बुढ़ा, तो उसमें संयुक्त वर्ण बना है। ये जो लड्डू दो ड का मिश्रण है। फिर आपका हो गया बुढ़ा, ड और ढ का, तो यहाँ पर ये बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। फिर आप लोग जब उपसर्ग के बाद लिखते हैं, जैसे आपका हो गया बेढंग, तो बेढंग शब्द में उपसर्ग क्या है, बे है। फिर आपका हो गया निढाल, नी है, तो अगर उपसर्ग के साथ ये ड और ढ लिखा जाता है तो उस पर हम बिंदी नहीं देंगे। फिर आपका हो गया अंग्रेजी से आए हुए शब्द, जैसे रेडियो, पैड, जैसे शब्द आपके अंग्रेजी से लिया गया है, अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी बिंदी नहीं देंगे। तो कहाँ पर ये बिंदी दिया जाता है, अगर ये ड और ढ शब्द के बीच में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पड़ताल, तो ये शब्द के बीच में इस्तेमाल हुआ है, ना तो ये उपसर्ग है, ना तो ये संयुक्त वर्ण है, ना तो ये अंग्रेजी शब्द है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपका हो गया बढ़ना, देखिए शब्द के बीच में आ गया है, ना तो ये उपसर्ग है ना तो संयुक्त वर्ण है, तो हम लोग यहाँ पर बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। अगर शब्द के अंत में आता है जड़, तो हम लोग क्या करेंगे, जड़, तो यहाँ पर हम बिंदी देंगे। शब्द का अंत में है, उपसर्ग नहीं है, संयुक्ताक्षर भी नहीं है। फिर आपका हो गया बाढ़, देखिए ये भी शब्द के अंत में आता है, तो हम इसका बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने जान लिया हम ड और ढ को कैसे लिखेंगे। फिर आपका एक शब्द वर्ण हो गया र। र का लेखन कैसे किया जाता है, र के 4 रूप होते हैं।
ये हो गया र का एक रूप, ये आपका जो मात्रा हम इस्तेमाल करते हैं। फिर ये एक मात्रा हो गया जिसको हम उड़िया में रेफ कहते हैं। तो तीसरा हो गया ऐसे। आपने देखा होगा हम र को इस तरह चारों तरह लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? अगर र के पूर्व कोई व्यंजन ना हो तो र को पूरा लिखा जाता है। र के पूर्व में अगर कोई व्यंजन नहीं आता है तो र को हम पूरी तरह से लिखेंगे। देखिए सरस, तो हम र को पूरे लिखें। फिर आपका र के पूर्व अगर कोई पाई वाला व्यंजन हो तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको हम इस रूप से लिखेंगे। तो क्र, पाई वाला है ये लोग। फिर ग्र, इसका हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे। तो अगर र के पूर्व स है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे इस्तेमाल करेंगे। र के बाद कोई व्यंजन ना हो तो र का इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए कोणार्क, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? तो देखिए र का ये रूप इस्तेमाल हो गए। और र के पूर्व अगर आपका कोई बिना पाई वाला व्यंजन हो तो आप कैसे लिखेंगे? ये आपका एक बिना पाई वाला व्यंजन है तो र का ये रूप इस्तेमाल होगा। फिर ड के साथ अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका र का व्यवहार। र को हम कैसे लिखेंगे? फिर आपका बच्चों आ गया एक, देखिए ये जो दीर्घई है और य के अगर हम मात्रा देते हैं तो इनका उच्चारण एक ही तरह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो उसको जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम नई ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। फिर बोलो गए, हम गए ऐसे लिखते हैं, फिर गए ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर लिखते समय आपको य का जो प्रयोग होता है तो वो कभी लिखा जाता है, कभी नहीं लिखा जाता है। नई में य है, लेकिन जो नई शब्द है ये केवल स्वर ध्वनि है। तो अब लिखते समय पहले ध्यान से उसको सुनिए कि य का उच्चारण हो रहा है या फिर स्वर ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। देखिए अगर आपको कोई य का उच्चारण वहाँ पर हो रहा है तो आप नई ऐसे लिखेंगे। अगर सिर्फ वहाँ पर एक स्वर वर्ण का उच्चारण हो रहा है तो आप इसको इस तरह लिखिए। फिर आ गया आपका बच्चों स्क, हम लोग लिखते हैं, स्क लिखते हैं। तो कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है? जो तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और आ के बाद में हम लोग किस तरह लिखेंगे? ये वाला स्क लिखेंगे। जैसे आपका हो गया पुरस्कार, तो पूरा र में हम लोग किसका उच्चारण कर रहे हैं? और अ का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द में हमने क्या कहा कि अगर और आ के बाद अगर वो स का उच्चारण होता है तो वहां पर हम लोग ये स का उच्चारण करते हैं। और अन्य सभी जो स्वर हो गए उसके बाद आप लोग ये वाला स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख रहा हूँ परिष्कार, तो आप सोचिए यहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे कि इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया आपका परिष्कार। तो वैसे ही आप लोग जब हम लोग क्या करते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में प्रत्यय का जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो आपने वाला प्रत्यय का इस्तेमाल किया था। जब वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको संज्ञा के साथ हम लोग मिलाकर लिखा जाता है, अर्थात संज्ञा के साथ हम इसको मिलाकर लिखते हैं। तो जो संज्ञा के साथ लिखेंगे तो एक ही शिरो रेखा के नीचे हम इसको लिखेंगे। जैसे आप लोग लिख रहे हो टोपी वाला, तो कैसे लिखा जाएगा? उसके साथ उसको मिला के हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर आपका हो गया गांव वाला, लेकिन जब इस वाला का इस्तेमाल हम लोग किसके साथ करेंगे? क्रिया के साथ करेंगे, तब तो वो प्रत्यय नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अलग इस्तेमाल करेंगे। अर्थात ये जो वाला को हम लोग प्रत्यय की तरह इस्तेमाल न करके आपको ध्यान देना है। अगर हम संज्ञा के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको लगाकर लिखेंगे, सटाकर लिखेंगे। अगर हम इसको क्रिया के साथ लिख रहे हैं तो अलग करके लिखेंगे। खाने वाला,
वैसे ही आपका पढ़ने वाला, जाने वाला, ये सब आपको उसको अलग करके लिखना है। फिर आप लोग देखिए बच्चों, जब हम तत्सम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 3 व्यंजन का संयोग से होता है तो वहाँ पर जो द्वित्वमूलक जो व्यंजन होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि हम लोग एक शब्द लिख रहे हैं अर्ध, तो यहाँ पर देखिए ये जो व्यंजन है ये 3 व्यंजन का संयोग है। जैसे आप देखिए मैं ये शब्द लिख रही हूँ, देखिए 3 व्यंजन हुए कि नहीं, तो 3 व्यंजन हो गए तो जो दूसरा है वो आपका व्यंजन आपका जब लिखा जाएगा वो लुप्त हो जाएगा। अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये वाला बिल्कुल आपका लुप्त हो गया। वैसे आप देखेंगे कर्ता, तो यहाँ पर भी आपके 3 व्यंजन हो गए, तो 3 व्यंजन से हमने क्या कहा था, जो दूसरा व्यंजन है इसको लुप्त करेंगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे कर्ता। तो वैसे ही तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसे बातें हैं, नियम हैं जिनको अगर हम ध्यान देते हैं लिखते समय तो हम लोग शुद्ध हिंदी लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।